नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश जो अपेक्स सहकारी बैंक की भर्ती आई है उसमें जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन आपका 40 नंबर का है। तो हमने टारगेट लेके रखा है कि 40 आउट ऑफ 40 आपको स्कोर करवा कर मानेंगे। तो उसी कड़ी में आज हमारा सेट नंबर 2 है ये, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे। सेट 1 हम डाल चुके हैं, मैं फिर वीडियो में नहीं बोलूँगा। पीडीएफ इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ फ्री है। पेड कोर्स सब बेचने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे कंटेंट को टच भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत शानदार आपको कंटेंट देने वाले हैं अपन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा हमने ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाया है, वन लीनियर फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं। आपको डायरेक्ट याद रखने हैं फैक्ट, क्योंकि आपके आने वाले हैं फैक्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में जीरो जो है, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूँगा। रेड कलर ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ देखिए, हाल ही में जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया हुआ है। आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग उसका उत्तर नहीं बताते हैं। मैंने आपसे कल बोला था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आप मुझे कमेंट सेक्शन में हेड क्वार्टर बताइए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में जो है कुछ ओपन किया है ना, आप याद कर पा रहे हैं? तो जो निवासी हैं ना वहाँ पे, उनके लिए जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में जो है लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया हुआ था, गिफ्ट सिटी गुजरात में है आपका। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आप मुझे हेड क्वार्टर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके जो एग्ज़ाम में जीए में क्या क्या आता है, आपके जो सहकारी बैंक का एग्ज़ाम है, इसमें आपका करंट अफेयर्स आता है, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके भी आता है, और इसके अलावा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का बड़ा पोर्शन रहता है। मैंने कल आपको डिटेल में बताया हुआ है सारी चीज़ें, तो कल का वीडियो आप मिस नहीं करिएगा, ठीक है। अगला फैक्ट आपका बन रहा है कि हाल ही में एक स्टार्टअप जो होते हैं ना, स्टार्टअप के लिए एक डेडिकेटेड ब्रांच ही ओपन कर दी है। किसने ओपन करी है मेरे भाई? पंजाब नेशनल बैंक ने ओपन करी है। कहाँ पर ओपन करी है? दिल्ली में ओपन करी है, ठीक है। याद रखिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला आपका फैक्ट बन रहा है कि क्षेत्रीय एआई समिट, मतलब इसको बोला जाएगा रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान में किया गया है। जबकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इम्पैक्ट समिट कहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है? नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला है। समिट है ये, सबमिट नहीं है, ठीक है। सबमिट नहीं है। अगला आपका फैक्ट बन रहा है कि हाल ही में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चलाई जानी है? तो हरियाणा में चलाई जानी है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चलेगी? तो हरियाणा में चलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला फैक्ट आपका है कि हाल ही में मुरी गंगा नदी पर, याद रखिएगा, मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु, इसकी आधारशिला रखी गई है। तो कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में रखी गई है। आपसे पूछेगा हाल ही में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला किस राज्य में रखी गई, या गंगा सागर सेतु की आधारशिला पश्चिम बंगाल में रखी गई, वो किस नदी पर है? इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इसको पूरा का पूरा याद रखिएगा, ठीक है। डिज़ाइन जैसा मैंने किया है वैसा ही आपको याद करना है। आपको ऑप्शंस के चक्कर में अभी नहीं पड़ना, ठीक। इसके बाद आप टेस्ट देने जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, पर्यावरणविद कौन थे? माधव गाडगिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका राज्य भी याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के थे, ठीक है। और भारत सरकार ने पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति का गठन कब किया था? 2010 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, सीधे पूछेगा कि कब गठित किया था, और इसका माधव गाडगिल समिति का संबंध किससे पूछेगा? तो पश्चिमी घाट से, याद रखिएगा, ठीक है। हॉट स्पॉट है हमारा। इसके अलावा 2024 में यूनाइटेड नेशन का चैंपियन ऑफ अर्थ अर्थ अवार्ड से भी माधव गाडगिल को सम्मानित किया जा चुका है। और इनके अभी हाल ही में एक ऑटोबायोग्राफी भी प्रकाशित की गई है, और इसका नाम था अ वॉक अप हिल, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला है 39वें नंबर का, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, मतलब सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कैसा मेला है? हस्तशिल्प मेला है। तो हरियाणा में आयोजित करवाया जाता है ये हर साल, और इस बार हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित करवाया जाता है हर साल की तरह, और इस बार भी फरीदाबाद में ही आयोजित करवाया गया है। और इसमें इस बार का थीम स्टेट कौन है? थीम स्टेट इस बार का उत्तर प्रदेश और मेघालय है, याद रखिएगा। जबकि पार्टनर देश इसमें बिम्स्टेक के कंट्री हैं। बिम्स्टेक के बारे में भी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि चावल के उत्पादन में भारत अभी जो है पहले नंबर पर आ गया, चीन को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। और भारत में कौन फर्स्ट नंबर पे है? तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है, याद रखिएगा। चावल उत्पादन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चावल उत्पादन में भारत पहले नंबर पर आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी लेटेस्ट डेटा आया हुआ है, ठीक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। अगला जो है आपके लिए फैक्ट बन रहा है कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, यह बुक लिखी है किसने? प्रेम प्रकाश ने। अगला फैक्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को
किसका वर्ष घोषित किया है आपसे पूछेगा, तो चारागाह एवं पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ करके जाना, विश्वास रखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसवाऊंगा, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में इसरो का पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX PSLV C58 से लॉन्च किया गया था। PSLV का मतलब क्या होता है आप समझिए। आप PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, और इसके साथ ही एक्सपोसैट मिशन भी PSLV C58 से ही लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगला फैक्ट आपके लिए बन रहा है कि हाल ही में अर्थ रोटेशन डे मनाया गया। अर्थ रोटेशन डे कब मनाया गया? 8 जनवरी को मनाया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज रेबीज एक बीमारी होती है। देखो, रेबीज, अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि रेबीज को अधिसूचित रोग दिल्ली ने घोषित किया है। याद रखना, अधिसूचित रोग मतलब किसी को भी रेबीज होगा ना तो उसको आपको सरकार को सूचित करना होगा। और सांप काटने को भी एक अधिसूचित रोग घोषित किया है तमिलनाडु ने। क्या है, रोग को जब अधिसूचित कर दिया जाता है तो उसके रोकथाम के लिए एक सरकार के पास डेटा आता है ना, तो उसके रोकथाम के लिए सरकार जो है कदम उठा पाती है। रेबीज एक्चुअली में रेबडो वायरस से होने वाला एक रोग है। जब कुत्ता काट देता है और उसके अंदर रेबीज नाम का वायरस होता है, इंसान के अंदर चला जाता है, तो इंसान को रेबीज वायरस अंदर से जो है संक्रमित कर देता है और उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। पानी से उसको डर लगने लगता है और इसमें मृत्यु की दर 100% होती है। तो कभी भी अगर कुत्ता, स्पेशली देसी कुत्ता और किसी भी प्रकार का कुत्ता, अगर आपको खरोंच दे, काट दे, तो आप तुरंत जाकर छिपाइए नहीं, इसको तुरंत जाइए हॉस्पिटल में और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया और अगर रेबीज हो गया, 100% डेथ रेट है इसमें। इसको रोका जा सकता है, जैसे टिटनेस को रोका जा सकता है। आपको अगर किसी को चोट लगती है लोहे से, जंग से, बाहर से किसी वस्तु से, तो आप तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लीजिए। अगर नहीं लगवाते हैं, टिटनेस को धनुष टंकार रोग कहते हैं, याद रखना। शरीर पूरा टेढ़ा हो जाता है, 100% मृत्यु दर है। इसके होने के बाद कोई जो है बचाव का तरीका नहीं होता। होने से पहले इसका पूरा पूरा तरीका होता है। होने से पहले बिल्कुल ये 100% क्योर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो बिल्कुल रेबीज को अभी अधिसूचित रोग दिल्ली ने घोषित किया, जबकि सांप के काटने को अधिसूचित रोग तमिलनाडु ने घोषित कर दिया है। याद रखेंगे। अगला फैक्ट है आपका, 2025 में भारत में लगभग बाघों की आबादी 8% बढ़ी है। तो ये बहुत अच्छा डेटा है आपके लिए, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा 155 करीब बाघ जो है 2025 में लगभग बाघों की मौत हुई है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क कौन सा है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका उमरिया जिले में आता है। और वहाँ पर बाघों का जनसंख्या घनत्व जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। बांधवगढ़ में एक नदी निकलती है, चरण गंगा नदी निकलती है। शेषशाही तालाब भी आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मिल जाने वाला है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उमरिया जिले में है, याद रखिएगा। इसके अलावा बांधवगढ़ का पनपठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र जो है उमरिया शहडोल, स्पेशली शहडोल वाले क्षेत्र में आता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। और अगर बात करते हैं नदी डॉल्फिन की, तो भारत में टोटल नदी डॉल्फिन है 6300, 6300। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत बायो बिटुमिनस उत्पादक देश बनने जा रहा है। भारत पहली बार जो है पहला बायो बिटुमिनस उत्पादक देश बनने जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि भारत कौन से नंबर का बायो बिटुमिनस उत्पादक देश बनने जा रहा है। तो पहला देश ऐसा बनने जा रहा है जो बायो बिटुमिनस का उत्पादन करेगा, ठीक है। और वहीं पर पेटेंट फाइलिंग में भारत कौन से नंबर पर है, तो 6वें नंबर पर है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगर पूछेगा भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन से नंबर पर है, तो 151 नंबर पर है, याद रखिएगा। एसडीजी में कौन से नंबर पर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एसडीजी मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें भारत कौन से नंबर पर है। अगला प्रश्न है आपका, अगला फैक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उषा जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी करवा रहा हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस भी थोड़ा बहुत करवाऊंगा, जीके, स्टैटिक जीके सब कुछ कवर होगा। वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। वीडियो डालने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा। आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम, बिल्कुल। और टेलीग्राम परिवार का भी हिस्सा बनना है, हमें सपोर्ट करना है आपको, ठीक है।
अगला आपके लिए फैक्ट बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उषा जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। अगला है एचएसबीसी बैंक का सीईओ हाल ही में इडा लियू को नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा डेटा आपको याद रखना है, आरबीआई से क्वेश्चन ही बना है। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम है। इसमें 2024-25 का डेटा है और इस रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय बैंकों का एनपीए, एनपीए मतलब होता है नॉट परफॉर्मिंग एसेट। मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। तो ये आप पहले डेटा याद रखिए, एनपीए 2025 में जो है 2.1% था। एनपीए होता क्या एक्चुअली में, जैसे बैंक ने लोन दिया, ठीक है, बैंक ने लोन दिया, लोन पर बैंक क्या करता है, ब्याज लेता है, ब्याज पर तो बैंक चलता है ना, प्रॉफिटेबल जो है बैंक के लिए क्या होता है, ब्याज होता है भाई। एक उतना ब्याज निर्धारित करती है सरकार या बैंक निर्धारित करता है जितना भी कि जो है जायज होता है, सूदखोरों की तरह नहीं कि 15-20%, 20% ले रहे हैं, 8%, 10% पर नॉर्मली जो ब्याज चलता है नॉर्मली उस तरह से बैंक जो है डिसाइड करते हैं। तो वही उनका प्रॉफिट होता है। लेकिन कभी कभी क्या है, ये लोन तो दे देते हैं लेकिन ना तो उसका ब्याज वापस आता है और ना ही उसका जो है मूलधन वापस आता है। तो ये पैसा जो उन्होंने लोन के रूप में दिया बैंक ने, वो तो खराब हो गया ना, वो एक तरह से बैड लोन हो गया। तो ये एनपीए बैड लोन ही होता है, बैड लोन, बैड लोन इसको कहते हैं। और मतलब ये कुछ कोई भी ये जो ऐसा एसेट था जिसने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया, कुछ परफॉर्म नहीं किया, इसको एनपीए कहते हैं। जो इस बार घटकर 2.1% हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा 2018 में था, 2018 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एनपीए। ठीक है, अभी वर्तमान में ठीक चल रहा है। ठीक। आरबीआई के बारे में कुछ स्टैटिक बताना चाहूंगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। इसे शाही आयोग भी कहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे, याद रखिएगा। और इसके पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। जबकि अभी हाल ही में इसके 26वें नंबर के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, सारे फैक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको नंबर दिलवाने वाले हैं। एक भी बकवास की चीज मैंने इसमें नहीं लिखी हुई है मेरे भाई। कोर्स बेच रहे हैं सब फ्री, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट बस दिखाइए आप। ठीक है, रिस्पांस अच्छा दीजिए। इस वीडियो का टारगेट जो है 100 लाइक का है, कम से कम 100 लाइक तो करिए इस वीडियो को। 100 लोग देख नहीं रहे हैं, 100 लाइक मैं आपसे मांग रहा हूँ। पिछले वीडियो को अभी 50 लोग ही देख पाए हैं मुश्किल से, और मैं आपको 100 लाइक की बात कर रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मिलेंगे 100 लाइक, मुझे भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि कंटेंट में के साथ मैं कंप्रोमाइज कर नहीं रहा हूँ आपका। ठीक। अगला देखिए, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। पहला जो है पिछले साल मुंबई में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक की स्थापना पूछेगा तो 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका में है, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष इंद्रमणि पांडे हैं। और इसमें 7 सदस्य देश आते हैं। अब आपका आज का क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक के सभी 7 सदस्य देशों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, फुल फॉर्म भी बताना है आपको बिम्स्टेक का। जबकि 2025 का इसका जो है छठवां समिट हुआ था। ये छठवां है, याद रखिएगा। छठवां समिट थाईलैंड में हुआ था, याद रखिएगा। मतलब थाईलैंड भी इसका एक जो है सदस्य है ना। और इसके अलावा अगले 2 वर्षों के लिए इसका जो अध्यक्ष बन गया है वो बांग्लादेश बन गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। अच्छा, बांग्लादेश की भी इस समय औकात इतनी हो गई है कि वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। मतलब इंडिया कायदे के साथ बांग्लादेश का दादा है ना, लड़का। देखो, बाप इंडिया है, इंडिया से पैदा हुआ कौन, पाकिस्तान, पाकिस्तान ये लड़का है। अब पाकिस्तान से भी पैदा हुआ कौन, पैदा हुआ बांग्लादेश, है ना। इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो बांग्लादेश कौन जो है किसने अलग करवाया था, हेल्प किसने करी थी इनको स्वतंत्र होने में, इंडिया ने हेल्प करी थी भाई। मुक्ति वाहिनी सेना वगैरह जो है बहुत 1971 वाला जो है पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़ सैनिकों ने जो है आत्मसमर्पण किया था कि हमें छोड़ दो, हमका छोड़ दो मालिक। ठीक है। तो अब ये बांग्लादेश की इतनी औकात हो गई है कि ये भारत को ही आंख दिखा रहा है। जिसने इसको पैदा करवाया, जिसने इसको बनवाया, उसी को अब ये हाँ आंख दिखा रहा है। और जो लोग इसका शोषण करते थे, इनकी माँ बहनों की इज्जत सरेआम लूटी इन्होंने, पाकिस्तानियों ने। उनके साथ ये उनके संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के अंदर जाना चाहते हैं और भारत को आंख दिखा रहे हैं। इनकी हद तब हो गई, मतलब आप ये समझिए कि जो अपने बाप की इज्जत ना करता हो। हमारा भाई, हमारे देश का बाप कौन है, हमारे देश का बाप बापू, मतलब कि हमारे महात्मा गांधी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कितना भी उनके बारे में हेट फैला लें, लेकिन वास्तविकता है कि महात्मा गांधी में दम तो था, बंदे में दम था। और बंदा जो है वो अपने प्रयोग के लिए क्या करता था, माई करते थे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में उन्होंने क्या करा है, वो उनकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा था। लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत सारी चीजें करी हैं।
उसको किसी का कोई माई का लाल नहीं नकार सकता। और महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा इन डिटेल अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। वो राजनीति का हिस्सा है, वो अलग मैटर है, लेकिन हमारे देश का बाप जो है महात्मा गांधी हैं। हम उनके डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करते हैं ना। कभी किसी के जो है हाथ से मुंह से आप जो है गांधी की प्रतिमा को जो है क्षति पहुंचाते हुए नहीं देखेंगे आप, ठीक। अब बांग्लादेश में बांग्लादेश का बाप कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, है ना। शेख मुजीबुर रहमान ही तो बांग्लादेश के पहले जो है बांग्लादेश को जो है आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो शेख मुजीबुर रहमान की इन्होंने नामो निशान मिटाने का ठान रखा है। भाई बताओ, अपने बाप की सारी जो अपने बाप की मूर्ति तोड़ रहे हो, अपने बाप को गाली दे रहे हो, अपने बाप की बेटी को भगा रहे हो अपने देश से। मतलब शेख हसीना इन्हीं की बेटी, ना इन्हीं की पोती हैं, शायद इनकी बेटी या पोती हैं से इन्हीं के फैमिली की हैं। तो मतलब इंडिया की तुम खाते हो साले। 2 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा, एक दिन में। एक तुम परमाणु बम के बराबर तो है नहीं तुम्हारा देश। मतलब क्या करते हो यार आप? जो है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, आपका नीबर कंट्री है, आप उसके साथ तो अच्छे से व्यवहार कर सकते हो, अच्छे से बिहेव रखो आप। आपको व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। आप जो है आपके जो माँ बहनों की इज्जत सरेआम नीलाम करते थे, उनके साथ आप मिलने रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और एक बुड्ढे को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बैठा दिया है वहां पर बांग्लादेश में, यूनुस, मोहम्मद यूनुस है। पता नहीं क्या है साला। वहाँ पे चुनाव वुनाव करवाओ, सो जो है फेयर इलेक्शन होना चाहिए। बड़ी जो है वहाँ भसड़ मची हुई भाई बांग्लादेश में। बांग्लादेशियों को भी समझ नहीं आ रहा है कि कब जो है चूस के आम के छिलके की तरह फेंक दिए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा उनको, जिनके साथ ये लोग अभी लगे हुए हैं ना। तो अभी क्रिकेट वॉर चल रहा है इनका कि हम जो है इंडिया में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बताइए, इस तरह की चीज़ें, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है अंदर, इसलिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ है? घोघला बीच में हुआ है भाई। घोघला बीच कहाँ पर है? दीव में है। दीव, दमन और दीव वाला सुने हो ना, दीव में है। पिछला वाला जो पहला संस्करण हुआ था ना, उसमें टॉप पर मणिपुर था, याद रखना, ठीक है। टॉप पर इसमें मणिपुर था, मणिपुर, मणिपुर था। और चलो आगे देखेंगे अपन। अगला देखो भाई, COSMO स्काई मेड इको स्पेस को लॉन्च किया है किसने? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है इसको। इसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। यहाँ पर जो है गड़बड़ हो गया है, ये इको नहीं है, इसको होना चाहिए। देखो, COSMO स्काई मेड, इसको जो है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। इसका बड़ा फेमस रॉकेट है फाल्कन 9। फाल्कन 9 रॉकेट है, तो इसी से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ का है? इटली का उपग्रह है मेरे भाई, ठीक है, तो याद रखिएगा। और पाक कला के मामले में पूरे के पूरे इटली को यूनेस्को ने जो है शामिल किया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है ना। अगला देखो, हाल ही में एथलीट पासपोर्ट जारी करने वाला भारत 17वें नंबर का देश बन गया है। भारत ने अभी एक वीजा की नई कैटेगरी जो है लाई है, आयुष वीजा। तो ये भी याद रखना है कि भारत ने अभी आयुष वीजा लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसरो के कुछ मिशन देख लो। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त सन 1969 में हुई थी, याद रखना, ठीक है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, 69 में हुई थी कि 67 में हुई थी? आप मुझे कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ठीक है। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। अभी वो चर्चा में भी थी, अभी देखेंगे अपन आगे की वीडियोस में, ठीक। अच्छा, कुछ मिशन देख लीजिए। पूछेगा, इन सेट 3DS को किस व्हीकल से लॉन्च किया है? तो GSLV 14 से लॉन्च किया है, F14 से लॉन्च किया है। यहाँ पर F भी होगा, ठीक है। GSLV F14 से लॉन्च किया है। NVS-02 को GSLV F15 से लॉन्च किया है, और यह इसरो का 100वां मिशन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निसार को GSLV F16 से लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि निसार जो है भारत और अमेरिका का संयुक्त एक उपक्रम है। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, याद रखिएगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये जो इस USA की स्पेस एजेंसी है नासा, और इंडिया की इसरो, इन्होंने मिलकर ये निसार उपग्रह लॉन्च किया है। GSLV F16 से लॉन्च किया है, ठीक है। इसके अलावा आदित्य L1, आदित्य मतलब सूर्य होता है, और सूर्य के लैंगराज 1 पॉइंट पर जाने वाला पहला मिशन है आदित्य L1, पहला भारत का सोलर मिशन है। इसको PSLV C57 से लॉन्च किया गया। MPPSC पूछ चुकी है क्वेश्चन। एक्सपोसैट, और एक्सपोसैट को PSLV C58 से लॉन्च किया गया। प्रोबा 3 मिशन को PSLV C59 से लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। और ये प्रोबा 3 यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, उपग्रह था, ठीक है। और स्पेडेक्स मिशन PSLV C60 से लॉन्च किया गया, भारत का 99 नंबर का मिशन था। और PSLV C61 फेल हो गया, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है।
और अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये, कि दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया है LVM-3 M6 से। 6100 किलो का है ये, ठीक है, इसरो ने ही लॉन्च किया है। और ये अमेरिका की एक कंपनी का है, याद रखिएगा। और भारत का अभी ये बिजली विभाग का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश में ही, कि भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 LVM-M3M5, इसे जी स्टार कहते हैं, इससे जो है 4400 से 4110 किलो का है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया। मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ। आप सोचते होंगे कि मास्टर बोलता रहता है, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ इसका कि कहाँ पर पूछा गया था। तो ये देखिए, मैं बिल्कुल भी ये पूरा का पूरा ये आंसर सीट है, बिजली विभाग की आंसर सीट का क्वेश्चन है ये, देखिए डिक्टो पूछा गया है ना। आप मेरे एक भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले सकते। नवंबर 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया CMS-03 उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखो, यह भारत का अब तक का लॉन्च किया गया सबसे भारी संचार उपग्रह था। डिक्टो लाइन टू लाइन पूछा कि नहीं पूछा? ये क्वेश्चन पूछा ना, मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया। इसमें थोड़े स्टैटिक क्वेश्चन भी हैं, आपके परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें स्टैटिक में, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो उनको देख लेते हैं अपन। यहाँ पर पूछा गया है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है, 2014 में शुरू हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी जो है शहरों में रहती थी? तो 28% आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये भी आपके स्टैटिक के रूप में बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको इसका अध्यक्ष अभी बताना है, इनका अध्यक्ष चेंज हो गए, इनके अध्यक्ष तो आगे की वीडियो में आप देखेंगे। अभी आप समझिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और ये रोड है, तो आप ये पूछता है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आप NHAI नहीं लगा देना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में नम पर्णपाती वन आमतौर पर 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया, भारत का महान उत्तरी मैदान किन दो प्रमुख भौगोलिक विभाजनों के मध्य है? तो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल बन सकते हैं। अगला है, चोलों द्वारा नष्ट की गई श्रीलंका की राजधानी क्या थी? अनुराधापुरा थी, तो ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जामों में बन सकते हैं। और तंजौर पर कब्जा करके 9वीं शताब्दी ईस्वी के बाद चोल साम्राज्य की नींव रखते हुए शाही चोल शक्ति की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विजयालय चोल को दिया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले आपके अगले एग्जाम में आ सकता है। जो आने वाला है स्टैटिक टाइप का, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। और ये है आपका उल गुलान आंदोलन 1899 में हुआ था आपका। 1899 में उल गुलान आंदोलन, ये किनके लिए हुआ था? बिरसा मुंडा ने किया था, बिरसा मुंडा संबंधित है, बिल्कुल याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, नहीं पूछा गया था पिछले एग्जाम में। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल कब आया था? तो 1909 भारत परिषद अधिनियम कहते थे। और इसी को क्या कहते थे? इसी को कौन सा अधिनियम और एक नाम से जानते थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसको मार्ले मिंटो अधिनियम कहते थे, और 1919 वाले को कहते थे मेंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है, मैंने ही आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाँ ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है बिल्कुल। कार्यपालिका से स्वतंत्र बनाए रखने के लिए किस प्राधिकरण के वेतन खर्च प्रभार भारत की जो है समेकित निधि से लिया जाता है? तो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बिल्कुल एक भी फालतू का क्वेश्चन आपको करवा ही नहीं रहा हूँ। देखो, निम्नलिखित में से सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और परिसमापन के लिए प्रावधान कौन करता है? तो आपका राज्य का विधानमंडल करता है। ये क्या क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके एग्जाम में? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपको मिल गया ना एक बेहतरीन क्वेश्चन। आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति के अनुच्छेद से संबंधित पूछा गया था, 1 मिनट। राष्ट्रपति के अनुच्छेद से संबंधित बिल्कुल आपके एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां किस में है? सीधे याद रख लेना, आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। बिल्कुल आप ये क्वेश्चन आज याद रखिएगा, ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स भी देख लीजिए। अप्रैल 2023 में इंडियन वाटर पार्टनरशिप पर वर्ल्ड बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वर्कशॉप बाढ़ और सूखा प्रबंधन में सुधार
भारत के किस शहर में हुई थी? तो नई दिल्ली। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं बनते हैं ना, तो आप नई दिल्ली आंसर लगा सकते हैं। नई दिल्ली मैक्सिमम टाइम रहता है इनका आंसर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। आपके पिछले सहकारी एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई मेरे, ठीक है। नवंबर 2025 का क्वेश्चन मैंने आपको ये दिखा दिया, CMS-03 वाला। तो ये क्वेश्चन तो आपके पूछा ही गया। इसके अलावा और आपसे कौन कौन से पूछे गए? तो भारतीय नौसेना द्वारा देश की पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से प्रमुख सेवा के रूप में बड़े पैमाने पर किए जा रहे त्रिसेवा अभ्यास का नाम क्या है? तो अभ्यास त्रिशूल है, याद रखना। आपके यहाँ से करंट अफेयर्स के भी कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो, 31 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ 10 वर्षीय डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ किए। और अभी लेटेस्ट खबर आपको बता रहा हूँ, ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इससे अपने आप को अमेरिका ने बाहर कर लिया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। और ISA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है भारत में। तो इसका भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। भारत और फ्रांस है ना। तो ISA से बाहर हो गया है कौन? अमेरिका बाहर हो गया, अभी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि भारत अक्टूबर 2025 में भारत ने किस द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें संयुक्त सैन्य कार्यवाही वार्ता, मिलिट्री जो स्टाफ टॉक और पनडुब्बी बचाओ सहयोग शामिल है? तो भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा समझौता हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना। बहुत शानदार शानदार आपने क्वेश्चन करे। अब अपने PDF पर वापस लौटते हैं अपन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, तो ये क्वेश्चन तो आपका आ चुका, बाकी ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व युद्ध एक्चुअली में है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस आपका 6 जनवरी को मनाया गया। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपका 5 जनवरी को मनाया गया। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कलई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोहित नदी पर अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, याद रखना, जो कि 1200 मेगावाट कैपेसिटी का है। और सड़क संकेतों पर QR कोड को लगाना अनिवार्य कर दिया है नई दिल्ली में। आप नेशनल हाईवे से सड़क में जा रहे हैं तो पूरा डिटेल लिखना, उसमें जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो QR कोड दे दिया जाएगा, उसको स्कैन करके सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। आपको हर एक जानकारी QR कोड के द्वारा मिल जाएगी। अब कुछ स्टैटिक जीके कर लेते हैं, जिसमें MP जीके, वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके सब शामिल रहेगा आपका। तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। सीधे सीधे याद रखना। 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। तो ये भी याद रखना मेरे भाई, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं छत्तीसगढ़ से आपको याद दिलाता हूँ, छत्तीसगढ़ के बहुत फेमस व्यक्ति हैं विनोद शुक्ला। 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। और इनका निधन भी हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी हाल ही में मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में खेलो इंडिया जो है खेलो इंडिया वनवासी आदिवासी गेम्स होने वाले हैं शायद, उसका शुभंकर मोरवीर है। हालांकि आगे के अपन जो है वीडियोस में अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। खेलो इंडिया आदिवासी गेम्स है शायद, या ट्राइबल गेम्स है, ऐसे कुछ करके एक आयोजन किया जा रहा है। और उसका मोरवीर शुभंकर है। आपको मैं अभी जो है डिटेल में, अभी आप इसको नोट मत करिएगा, आगे आने वाले वीडियोस में मैं करा दूंगा, ठीक है। दिमाग में है, मेरे पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक। तो याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब आया था? 1949 में आया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं? तो नर्मदा नदी को कहते हैं। लेकिन नर्मदा नदी को याद रखना, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है सफाई के आधार पर कहते हैं, या जो है आस्था के आधार पर कहते हैं। अगर पूछेगा प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की जो है, अच्छा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोल रहे हैं ना, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बिल्कुल नर्मदा को कहते हैं। आगे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश की गंगा भी नर्मदा नदी को कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा आस्था और सफाई के आधार पर नर्मदा को कहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा अगर पूछेगा जो है गंदगी के आधार पर, तो वो बेतवा नदी को कहते हैं, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसमें केन का पानी बेतवा में जा रहा है। बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आप याद रखिएगा, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आप जल्दी जल्दी जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपके सामने से गुजर जाएं, यही बहुत अच्छा रहेगा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा, सोन और जोहिला, तीनों का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। अमरकंटक का पठार अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अमरकंटक क्या है? भ्रंश घाटी में बहती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है।
नर्मदा के साथ एक और नदी है जो एस्चुरी बनाती है, उसका नाम ताप्ती है। ताप्ती कहाँ से निकलती है? ताप्ती मुल्ताई बैतूल, याद रखना, ताप्ती मुल्ताई नाम की जगह बैतूल जिले से निकलती है। और ये नर्मदा और ताप्ती जो है समांतर बहती हैं, और नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा ताप्ती दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं, और नर्मदा और ताप्ती दोनों की दोनों अरब सागर में जाकर गिरती हैं, याद रखना। और सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे है, याद रखना। इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए, ठीक है, याद रखना। उज्जैन आपका जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। 2016 में कुंभ का आयोजन किया गया था उज्जैन में, अब 2028 में उज्जैन में कुंभ होने वाला है, तो ये भी याद रखना, महाकुंभ है ना, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। इंदौर आपका खान नदी के किनारे है। ये सब आपको क्वेश्चन याद रखने हैं मेरे भाई, ठीक है। और सोन नदी में आपके शहडोल के देवलोंद में बाण सागर परियोजना भी बनाई गई है, और बाण सागर परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। मध्य प्रदेश के देवलोंद के शहडोल के देवलोंद में स्थित है। और इसमें मध्य प्रदेश का 2 हिस्सा, यूपी और बिहार का एक एक हिस्सा इसको मिलता है। इसमें हिस्सेदारी बांटी गई है। बाण सागर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश का ब्राजील जो कहा जाने वाला देश का ब्राजील कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बिचारपुर नाम की जगह है, ठीक। तो ये भी याद रखना है। अगला है, अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 17 में, याद रखना। सांची का स्तूप रायसेन में है, रायसेन में आपको। और ये सांची का स्तूप जो है आपको मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 3 स्थल शामिल हैं। पहला स्थल है आपका चंदेलों के द्वारा निर्मित जो है आपके खजुराहो के मंदिर, 1986 में उन्हें यूनेस्को ने शामिल किया था अपनी सूची में। फिर सांची का स्तूप है, 1989 में शामिल किया था ये यूनेस्को की साइट में। और फिर भीमबेटका है, 2003 में शामिल हुआ था भीमबेटका, और ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और रायसेन जिले में ही स्थित है। और चंदेलों के ये द्वारा निर्मित खजुराहो के जो मंदिर है पंचायतन शैली में है, और छतरपुर जिले में स्थित है, और खद्दर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में है, बहुत फेमस मंदिर है, और विद्याधर चंदेल ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। और रानी दुर्गावती के बारे में पूछ देता है कि रानी दुर्गावती कौन से वंश की राजकुमारी थी? तो रानी दुर्गावती राजकुमारी चंदेल वंश की थी, लेकिन वो बहु गोंड साम्राज्य की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो चंदेल वंश की राजकुमारी थी रानी दुर्गावती, तो उनके पिताजी का नाम कीरत सिंह चंदेल था, तो ये भी आपको याद रखना है। सारे फैक्ट आपको याद रखने भाई, जितने भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ सब नोट कर लेना, ठीक है। सब आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंपॉर्टेंट है, आएंगे आपके एग्जाम में। अगला है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी, याद रखना। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जलप्रपात 198 मीटर ऊंचा है। बहुती बहुत ऊंचा है, याद रखना। सेलर नदी पर है, सेलर नदी पर है। कौन से जिले में है? रीवा जिले में बिल्कुल नहीं है, याद रखना। ये मऊगंज जिले में है। मऊगंज के बारे में पिछली बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था, आपके एग्जाम में मतलब सहकारी अपेक्स बैंक के एग्जाम में है, ठीक है। तो सेलर नदी पर है मऊगंज में 198 मीटर। लेकिन दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा कौन सा है? तो चचई वाटरफॉल है। चचई वाटरफॉल आपका रीवा में है, 130 मीटर का है। और मध्य प्रदेश का इसको नियाग्रा भी कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। धुआंधार वाटरफॉल आपका जबलपुर में है, जिसे मार्बल फॉल्स के नाम से जाना जाता है, नर्मदा नदी बनाती है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। रीवा बीहड़ नदी के किनारे, रीवा जो है, रीवा जो है बिछिया के किनारे है शायद, बिछिया, बिछिया के किनारे है शायद, बिछिया। हाँ, रीवा जो है आपका शहर बिछिया नदी के किनारे है, तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रख लेना है, ठीक है। अगला है, विश्व का और सबसे ज्यादा जलप्रपातों वाला अगर शहर कोई सा है तो वो रीवा ही है, तो ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। मिस्र की राजधानी क्या हो जाती है? इजिप्ट। इजिप्ट, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और मिस्र के राजा को क्या कहते थे? फराओ कहते थे, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। ममीज वगैरह आपको इजिप्ट में ही मिलेंगे, ठीक। अब आप मुझे बताइए, मिस्र के जो प्रमुख हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये जो है हमारे चीफ गेस्ट थे। आपके चीफ गेस्ट वाले क्वेश्चन पूछता है, 26 जनवरी को चीफ गेस्ट थे, तो कौन से सन में ये चीफ गेस्ट थे? अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। आपको बताइए मुझे, आप लोग मुझे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 1949 को। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, बताया मैंने। लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भारत के सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए इनके सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। कहाँ पर? केवड़िया, गुजरात में बनाई गई है। साधु बेट टापू पर बनाई गई है, जिसकी हाइट 181 मीटर है। 181 या 182 मीटर है, याद रखना, ठीक है। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, याद रखना। ठीक है। और मध्य प्रदेश में पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अभी नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया गया है, जो कि कोरकू या गोंड जनजाति से संबंधित है। कोरकू गोंड जनजाति से संबंधित है। वैसे गोंड जनजाति से संबंधित नहीं है, वो कोरकू जाति से जनजाति से संबंधित है। लेकिन अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि राजा भभूत सिंह का संबंध किस जनजाति से है, तो गोंड ऑप्शन में था, लेकिन वो कोरकू जनजाति से संबंधित है। ठीक है। और खम्ब स्वांग नाम का नृत्य मध्य प्रदेश में कोरकू करते हैं, जबकि दहका नाम का नृत्य कोल जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश में किया जाता है। ये सब आए थे क्वेश्चन, पिछली बार पूछा था आपका मटकी नाम का जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के मालवा वाले रीजन में किया जाता है। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है मेरे भाई। बी फॉल अगर पूछेगा तो पचमढ़ी में ही है। चौरागढ़ की पहाड़ी भी पचमढ़ी में आपको मिल जाने वाली है, सतपुड़ा की रानी कही जाती है। अगला है वस्तु सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। और कौन से नंबर का ये संविधान संशोधन था? तो 101वें नंबर का संविधान संशोधन था, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है। लेटेस्ट वाला कौन सा है और कौन सा जो है संविधान संशोधन है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इनका जन्म मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार महू में हुआ था, जो कि इंदौर में है, जिसे अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है, याद रखना। और मलखंभ एकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? उज्जैन में है, याद रखना। ठीक है। और प्रभाष जोशी सम्मान मध्य प्रदेश में मलखंभ के लिए ही दिया जाता है, ये भी याद रखना। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में स्थित है। बनेरघट्टा अगर पूछेगा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है। कुद्रेमुख भी कर्नाटक में ही है। और महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च कब निकाला था? 1930 में निकाला था, याद रखना। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने दिन का था? इनकी डेट भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। आपने इनके प्रमुख का नाम मुझे कमेंट में नहीं बताया है, इनके चेयरमैन का नाम बताइए। मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है। तानसेन का जो है मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम है। और इनका जो है मकबरा, आपका मकबरा भी आपको ग्वालियर में मिलेगा, और ये ग्वालियर के ही हैं। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और इनकी समाधि तानसेन का जो मकबरा है ग्वालियर में है। और इनके मकबरे के सामने इमली का पेड़ लगा हुआ है। ये क्वेश्चन तक एमपीपीएससी पूछ चुकी है, तो आपको एमपीपीएससी लेवल में नहीं जाना है, लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है। तानसेन का मकबरा के बारे में। इसके अलावा अकबर के 9 रत्नों में एक और थे, कौन थे? बीरबल। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। और वो सीधी से संबंधित है उनके। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, पूरी दुनिया जानती है। और अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं, याद रखना। ठीक है। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर में। आप मुझे सन बताइए कब लागू हुई थी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, याद रखना, वुलर झील। और सबसे बड़ी झील अगर पूछेगा तो चिल्का झील है, लेकिन वो खारे पानी की झील है। कहाँ पर है आपका? तो वो आपका उड़ीसा में है। ठीक, याद रखना है आपको। अगला मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? उमा भारती है, उमा भारती। और मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को बुलडोजर कहा जाता है? तो बुलडोजर कहा जाता है आपको बाबूलाल गौर को। और मामा किसे कहा जाता है? शिवराज सिंह चौहान को। वर्तमान में मुख्यमंत्री 19वें नंबर के डॉक्टर मोहन यादव हैं, जिनकी विधानसभा सीट कौन सी है? साउथ उज्जैन है, याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट हुआ था। आप मुझे डेट के साथ कमेंट करिए कि कौन सी तारीख को हुआ था ये जो दुर्घटना है, कौन सी तारीख को हुआ था, आप मुझे बताइए। और कौन सी कंपनी थी? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं, मैंने बता दिया आपको, रायसेन में है। और राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अभी। और जो पूर्व राष्ट्रपति, इनसे पहले एक उपराष्ट्रपति थे हमारे, कौन थे? वेंकैया नायडू। इनको अटल चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना, क्योंकि अभी आपका ओवर हो जाएगा। आप मुझे अभी उपराष्ट्रपति का नाम बताइए वर्तमान में। ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश में पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए। हीरे की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, 1982 में इसकी स्थापना होती है। सन तारीख और मंथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ऐसे करके है यार, अब मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा। मुझे देखो नाबार्ड का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जबकि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। देखो कितने सारे फैक्ट मुझे भरे हुए हैं मेरे दिमाग में, लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा मुझे अभी वर्तमान में।
हालांकि मेरे हिसाब से होना चाहिए नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका होना चाहिए फुल फॉर्म। बाकी आप कमेंट बताइएगा। तो बताइए कैसी लगी आपको ये क्लास, है ना। रैपिड राउंड रिवीजन आपका हो रहा है बढ़िया तरीके से। एमपी में सहकारी बैंक के अलावा और भी कोई एग्जाम दे रहे होगे ना, तो सबके लिए बेनिफिशियल है मेरे भाई। दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो। 100 लाइक का टारगेट है। कोई नहीं करा रहा है ऐसा कंटेंट, कोई नहीं दे रहा है पूरे यूट्यूब में, ठीक है। तो चलिए आप ही के भरोसे मैं वीडियो बनाता हूँ यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा, ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली को बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।